लेक्चरर सिंस 1992 और मैं महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर जिला खरगोन में पोस्टेड हूँ। साथियों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र की यूनिट नंबर 1 ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी कोर्स के हिसाब से आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ब्लूप्रिंट के हिसाब से यह यूनिट 4 नंबर की है और ये चारों जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में समाविष्ट हैं। माने जो प्रश्न पत्र में 4 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कहीं पर भी ये 4 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न इस यूनिट से दिए जाते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर मैं इस प्रकार से पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि शहरी क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ जो दूरस्थ अंचल में हमारे छात्र जो हैं वो भी इसको सरलता और सहजता से इसको ग्रहण कर सके और याद कर सके। और मुझे पूरी आशा है यदि मेरे पढ़ाए गए टॉपिक व्यवस्थित ढंग से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं 4 नंबर का जो ये यूनिट है उसमें 4 में से पूरे 4 अंक परीक्षा में आप अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करें। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र की यूनिट पहली, जिसका नाम है ठोस अवस्था। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है, ये आप जानते हो, ठोस, द्रव, गैस और एक नई अवस्था है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। हम यहाँ पर ठोस अवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठोस किसको कहते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया है। वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है उसको हम कहते हैं ठोस। ठोसों का में द्रव्यमान, आकार और आयतन का निश्चित होने का कारण भी आप जानते होंगे, क्योंकि इनमें अंतर कण जो बल है वो प्रबल होता है। प्रबल होने के कारण ही ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठोस को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस जिसमें अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, अर्थात ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था हो, ऐसे ठोस कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जब इनकी क्रमबद्ध व्यवस्था होती है तो इन ठोसों की ज्यामिति भी क्या होती है? निश्चित। तो एक परिभाषा और यहाँ पर आप दे सकते हैं इस पॉइंट को, चूंकि ये यूनिट ऑब्जेक्टिव टाइप की यूनिट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की यूनिट है, इसलिए हमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना रहेगा। वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है क्या कहलाते हैं? वे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोस यानी ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं हो, अर्थात ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था हो, ऐसे ठोस कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। और जब इनकी अनियमित व्यवस्था होती है तो इनकी ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित। अनिश्चित ज्यामिति वाले ठोस हैं अक्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों, एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है जो परीक्षा में विशेष रूप से पूछा जाने योग्य प्रश्न है, इनकी प्रकृति के बारे में। जो क्रिस्टलीय ठोस है ये विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। किसको कहते हैं विषमदैशिक प्रकृति या विषमदैशिक प्रवृत्ति किसको कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति विषमदैशिक होती है, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके गुण जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक बल और विद्युत चालकता भी क्या होती है? भिन्न भिन्न। इसी गुण को कहते हैं विषमदैशिक गुण। तो इनकी प्रकृति होती है विषमदैशिक। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनकी प्रकृति होती है समदैशिक। समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में इनकी जो प्रकृति है या इनके जो भौतिक गुण हैं जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता
यांत्रिक बल, ये क्या होते हैं? समान। तो इस गुण को या इस प्रकृति को कहते हैं समदेशिक। हमें इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना है, जहां मैं स्टार लगा रहा हूं उसको विशेष रूप से नोट करते जाएं। चौथी बात ये कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ये क्या है? वास्तविक ठोस कहलाते हैं, जबकि इनको हम क्या कहते हैं? आभासी ठोस। ये आभासी ठोस कहलाते हैं। और इनको एक नाम और क्या है इनका? ये अतिशीतित द्रव भी कहलाते हैं। इनको अतिशीतित द्रव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ठोस गर्म होने पर, मुलायम होने पर धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रवाहित होते हैं। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि जो कांच है उसकी ऊपर की जो लेयर है वो क्या थिन, पतली रहती है और धीरे धीरे नीचे की परत थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है, मोटाई बढ़ती जाती है, इसलिए इनको कहा गया है अतिशीतित द्रव। इसका उदाहरण देखें तो क्या है? कांच। यदि हमको परीक्षा में पूछे कि एक अतिशीतित द्रव का एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो क्या लिखेंगे? कांच। रबर, प्लास्टिक और कांच ये तीनों क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। स्टार्च, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल है। तो अदर एग्जाम्पल भी आपको याद करके रखना है। विशेष रूप से कांच, जिसको हम क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव, जो कि अक्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जाम्पल है। अब इसके एग्जाम्पल तो हम पूरी यूनिट में अब अपने को क्रिस्टलीय ठोस का ही अध्ययन करना है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, अब हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक है कणांतर बल के आधार पर। कणांतर बल के आधार पर ठोसों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आयनिक ठोस। किसको कहते हैं आयनिक ठोस? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण धन एवं ऋण आयन होते हैं, अर्थात धन एवं ऋण आयनों से मिलकर बने ठोसों को कहते हैं आयनिक ठोस। और जब धन और ऋण आयन मिलकर ठोस का निर्माण करते हैं तो ऐसे धन और ऋण आयनों के बीच में जो अंतर कण बल या जो कणांतर बल है वो कहलाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या जिसको हम कूलाम बल भी कहते हैं। स्थिर विद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल होता है। और इसके उदाहरण होते हैं ऐसे ठोस जिसमें धन और ऋण आयन मिलकर बने हो, अर्थात NaCl, सोडियम क्लोराइड, Cgm क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कोई सी भी क्षार धातु लेकर उसके साथ में हेलाइड को जोड़ोगे तो ये आयनिक ठोस का उदाहरण हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि इसके ये उदाहरण हैं। तो किसको कहते हैं आयनिक ठोस? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण धन और ऋण आयन होते हैं और जिनके बीच में स्थिर विद्युत यानी कूलाम बल कार्य करता है, उसको कहते हैं आयनिक ठोस। और इसके उदाहरण याद रखिए NaCl, CaCl, KBr, KCl, MgO, CaO आदि। दूसरे ठोस हैं सहसंयोजी ठोस। किसको कहते हैं सहसंयोजी ठोस? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये जब परमाणु किसी ठोस का निर्माण करते हैं तो उसको बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। अर्थात परमाणुओं को बांधने वाले बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। और इसके उदाहरण है इसका उदाहरण है एक तो हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड, SiC में सिलिकॉन कार्बाइड। पूछे यदि हमको परीक्षा में सिलिकॉन कार्बाइड किसका एग्जाम्पल है
तो लिखेंगे सहसंयोजी ठोस का। क्यों है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और कार्बन के परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़कर सहसंयोजी ठोस का निर्माण कर रहे हैं। तो सहसंयोजी ठोस मीन्स ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु हो और उनमें कणांतर बल सहसंयोजी बंध हो, और इसके उदाहरण याद रखिए हीरा, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा आणविक ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ध्रुवीय आणविक ठोस, ऐसे आणविक ठोस जिसमें रचक कण अणु होते हैं और अणुओं के बीच में द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया का बल कार्य करता है, ऐसे ठोस है ध्रुवीय आणविक ठोस। और इसका उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड ठोस, सल्फर डाइऑक्साइड ठोस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठोस। एस का मतलब सॉलिड, CO2 एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड CO2 यानी ठोस CO2, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2। और सेकेंड है अध्रुवीय आणविक ठोस, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अणुओं को कौन सा बल बांधे रखता है? दुर्बल वांडर वाल्स बल, जिसको लंदन बल भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण है हाइड्रोजन, ये सभी ठोस अवस्था में हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। अक्सर पूछे जाने योग्य है आयोडीन। आयोडीन किस प्रकार का ठोस है? अध्रुवीय आणविक ठोस है। क्यों है? क्योंकि इसमें रचक कण अणु है और उसके बीच में अणुओं को बांधने वाले बल का नाम है दुर्बल वांडर वाल्स बल मीन्स लंदन बल। तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब इसका नाम ही हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, मतलब अणुओं को कौन बांधे रखता है? हाइड्रोजन बंध। और इसका उदाहरण क्या है? बर्फ। बर्फ मीन्स यदि इसका सूत्र लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? H2O और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? S। तो ये है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चौथा धात्विक ठोस। किनको कहते हैं धात्विक ठोस? ऐसे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉनों में परिक्षेपित धात्विक धनायन होते हैं, वे कहलाते हैं धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉनों तथा धात्विक धनायनों को बांधने वाले बल को क्या कहेंगे? धात्विक बंध कहेंगे। और इसके उदाहरण आप कोई भी ठोस धातुओं के उदाहरण लिख सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन आदि। दोस्तों, अभी हमने जो कणांतर बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले सकते हैं और इसको याद करें। दोस्तों, क्रिस्टल जालक का निर्माण एकक कोशिका से होता है। एकक कोशिका यानी यूनिट सेल से होता है। अभी हम पिछले चैप्टर में क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल का निर्माण परमाणु, अणु या आयनों के द्वारा होता है। तो क्रिस्टल में जब ये अवयवी कण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर एक सूक्ष्म इकाई का निर्माण करते हैं तो इसे एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका कई प्रकार की होती है और हम यहाँ पर अपने चैप्टर के अनुसार घनीय एकक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। घनीय एकक सेल या घनीय एकक कोशिका किसको कहते हैं? जिसके पैरामीटर इस प्रकार के हो। यहाँ पर हमने एक घन बनाया है, इसके अंतर अक्ष है ए बी सी, ये पॉइंट है यहाँ पे ए बी और सी, इसके अंतर अक्ष हैं और इनके बीच का कोण मान लेते हैं ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अल्फा बीटा गामा अंतरअक्षी कोण है। तो जब पैरामीटर यानी जब विमाएं इस प्रकार की हो, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी हो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल हो, तब ऐसे एकक सेल को कहते हैं घनीय एकक सेल। अर्थात ऐसा एकक सेल जिसके पैरामीटर क्या हो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बराबर बीटा
बराबर गामा बराबर कितना हो 90 डिग्री, कहते हैं उसको घनी एकक सेल। दोस्तों, घनी एकक सेल के प्रकार पड़ेंगे। घनी एकक सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है आद्य घनी एकक सेल। आद्य घनी एकक सेल को सरल घनी एकक सेल भी कहते हैं, मीन सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल यानी ऐसा घनी एकक सेल जिसमें जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है। जालक बिंदु हमने पहले आपको बता दिया है। जालक बिंदु यानी अवयवी कणों को एकक सेल में जिन बिंदुओं के द्वारा प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं जालक बिंदु। ऐसा एकक सेल जिसमें जालक बिंदुओं की संख्या 8 हो और सभी जालक बिंदु घन के कोनों पर, घन के कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। तो सभी जालक बिंदु घन के 8 कोनों पर स्थित हो, ऐसे घनी एकक सेल को कहते हैं सरल घनी एकक सेल या आद्य घनी एकक सेल। इसमें जो पूछे जाने वाली बात है वो ये है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये कि इसमें प्रति एकक सेल परमाणु या कणों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसमें जान लेना चाहिए कि घनी एकक सेल के कोनों पर 8 कोशिकाएं आकर मिलती है, अर्थात उस जालक बिंदु का 1/8वां हिस्सा साझेदारी में होता है, प्रत्येक सेल की साझेदारी में होता है। तो प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक जालक बिंदु का 1/8वां हिस्सा उसको मिलता है। तो प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे? टोटल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? 8 है। और घन के कोनों पर स्थित जालक बिंदु कितने हैं? 8 है। और प्रत्येक जालक बिंदु का कितना हिस्सा मिलता है प्रति एकक सेल को? 1/8वां हिस्सा, अर्थात प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या SCC में कितनी हुई? 1 हुई। दूसरा, केंद्रित घनीय एकक सेल। दूसरा प्रकार घनीय एकक सेल का है केंद्रित घनीय एकक सेल। जैसे कि नाम से ही इंगित है, केंद्रित मतलब केंद्र पर भी परमाणु या जालक बिंदु कहीं ना कहीं स्थित है कोनों के अतिरिक्त। केंद्रित घनी एकक सेल पुनः 3 प्रकार के होते हैं। एक है अंतः केंद्रित घनी एकक सेल। अंतः मीन्स बॉडी, केंद्रीय मतलब सेंटर्ड, घनी मतलब क्यूबिक, BCC इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। अंतः केंद्रित घनी एकक सेल यानी ऐसा घनी एकक सेल जिसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो? 9। जैसे इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, अंतः केंद्री का मतलब होता है एकक सेल के केंद्र में, अर्थात 8 जालक बिंदु तो घन के कोनों पर स्थित है और एक जालक बिंदु कहां पर स्थित है? घन के केंद्र में। तो जब घन के केंद्र में स्थित बिंदु रहेगा तो उस पर केवल एक ही कोशिका का साझा रहेगा। और कोनों पर आपको बता दिया गया है कि प्रत्येक जालक बिंदु का 1/8वां हिस्सा 8 कोशिकाओं के साझे में रहता है। तो यदि इसमें हम प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या को काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? टोटल जालक बिंदु कितने इसमें? 9 है। 8 जालक बिंदु घन के कोनों पर है जिसका 1/8वां हिस्सा मिलता है प्रति एकक सेल को, और एक जालक बिंदु घन के केंद्र में है जो कि उसी घनी एकक सेल के केंद्र में स्थित है, यानी उस पर एक ही कोशिका का साझा है। तो इस प्रकार इसमें प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दूसरा, जो केंद्रित घनी एकक सेल है, एक चीज आगे बढ़ने के पहले मेरा आपको सुझाव है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जा सकता है। दूसरा, केंद्रित घनी एकक सेल का दूसरा प्रकार है फलक केंद्रीय घनी एकक सेल। फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस यानी फेस, इसको शॉर्ट में लिख दिया FCC, तो याद करने में सरलता रहेगी। FCC मीन्स फलक केंद्रीय घनी एकक सेल। ऐसा एकक सेल जिसमें जालक बिंदुओं की संख्या 14 हो, जालक बिंदुओं की संख्या 14 हो, जिसमें से 8 जालक बिंदु घन के
कोनों पर स्थित हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बाकी के इसमें फलक कितने हैं, 6 हैं। तो 6 जालक बिंदु फलक के सेंटर यानी केंद्र में स्थित हो। कितने फलक होते हैं घन के, 6 फलक होते हैं। ये साइड के 1 2 3 और ये 4, एक फलक हमारे सामने है जिसका सेंटर ये है, और दूसरा फलक पीछे की तरफ है जिसका केंद्र ये है। तो इस प्रकार जालक बिंदुओं की संख्या जब कितनी हो, 14 हो। ऐसा घनीय एकक से जिसमें जालक बिंदुओं की संख्या 14 हो, जिसमें से 8 जालक बिंदु घन के कोनों पर स्थित हो और 6 जालक बिंदु घन के केंद्र में स्थित हो, ऐसे घनीय एकक सेल को क्या कहेंगे, फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। यदि इसमें प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या को ज्ञात किया जाए तो कितनी आएगी, देखिए 8 बिंदु कहां पर स्थित है, घन के कोनों पर है, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा मिलता है सेल को 1/8 घन के कोनों पर, एवं प्लस 6 इसके फलक के केंद्र में स्थित जालक बिंदु है, और फलक पर प्रत्येक बिंदु का 1/2 हिस्सा 2 कोशिकाओं के साझे में रहता है। यानी जो फलक के केंद्र में स्थित बिंदु है उसका आधा हिस्सा जो है वह 2 कोशिकाओं के साझे में रहता है। तो 6 जालक बिंदु फलक के केंद्र में है, प्रत्येक का 1/2 हिस्सा साझेदारी में है, तो यहां हम लिखेंगे 6 गुणित 1/2, कहां पर, फलक के केंद्र पर। इस प्रकार एफसीसी में अर्थात फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल में प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 8 गुणित 1/8 यानी 1 प्लस 6 गुणित 1/2 यानी 4। तो इस प्रकार फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल में जालक बिंदु ये प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या हो जाएगी 4। एक बार पुनः मैं वापस आ रहा हूं, जो अंतर केंद्रीय घनीय एकक सेल है उसमें परीक्षा में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है इसका उदाहरण। तो अंतर केंद्रीय घनीय एकक सेल का उदाहरण याद रखिए आप, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड किस प्रकार का एकक सेल है, अंतर केंद्रीय घनीय एकक सेल है, मींस बेसिसी टाइप का है। इसी तरह फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल का एग्जांपल यदि पूछे तो इसका उदाहरण आप लिखेंगे NaCl। NaCl में सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का क्रिस्टल है, ये फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल। एक चीज क्या पूछी जा रही होगी इसमें, प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या, इनको नोट कर लीजिएगा। प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या एफसीसी में 4 और इसका उदाहरण क्या है, NaCl। इसी तरह अंतर केंद्रीय घनीय एकक सेल में जालक बिंदुओं की संख्या 9 पर प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या इसमें होती है 2 और इसका उदाहरण नोट कर लीजिएगा, सीजियम क्लोराइड। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तीसरा, जो केंद्रीय घनीय एकक सेल है उसका तीसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा प्रकार है अंत्य केंद्रीय घनीय एकक सेल। अंत यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ECC। अंत्य केंद्रीय घनीय एकक सेल यानी ऐसा घनीय एकक सेल जिसमें जालक बिंदुओं की संख्या 10 होती है। अब ये भी कणों की संख्या एकक सेल में होती है 10, जिसमें 8 जालक बिंदु घन के कोनों पर स्थित होते हैं और 2 जालक बिंदु आमने सामने के फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। जैसे यदि एक यहाँ पर है तो दूसरा फलक उसके सामने का ये है, उसके केंद्र पर स्थित बिंदु है। ऐसे घनीय एकक सेल को क्या कहते हैं, अंत्य केंद्रीय घनीय एकक सेल, जिसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी दिख रही है, 10, जिसमें से 8 जालक बिंदु कहां पर स्थित है, घन के कोनों पर, और 2 जालक बिंदु कहां पर स्थित है, आमने सामने के फलक के केंद्र पर। केवल 2 फलकों के केंद्र पर जो आमने सामने पैरेलल है उसके केंद्र पर स्थित है, ऐसे घनीय एकक सेल को कहेंगे
अंत्य केंद्रीय घनीय एकक सेल। यदि इसमें प्रति एकक सेल कणों की संख्या निकाली जाए तो प्रति एकक सेल कणों अर्थात परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। 8 जालक बिंदु कहां पर स्थित है? घन के कोनों पर स्थित है। प्लस इसमें 2 जालक बिंदु कहां पर स्थित है? आमने सामने के फलक के केंद्र पर स्थित है। तो 2 गुणित 1/2 कहां पर स्थित है? ये फलक के केंद्र पर स्थित है। तो इस प्रकार इसमें प्रति एकक सेल कणों की संख्या 8 गुणित 1/8 यानी 1 और 2 गुणित 1/2 यानी 1। इस प्रकार इसमें भी प्रति एकक सेल परमाणु या कणों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो पूछे जाने योग्य क्वेश्चन इसमें भी यही है कि इसमें प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 याद रखिए और जालक बिंदुओं की संख्या याद रखिए। जालक बिंदु कितने होते हैं इसमें? 10। 8 घन के कोनों पर और 2 जालक बिंदु आमने सामने के फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी एकक सेल के 2 मुख्य प्रकार पढ़े, सरल या आद्य घनीय एकक सेल और दूसरा केंद्रीय घनीय एकक सेल। केंद्रीय घनीय एकक सेल के 3 प्रकार पढ़े जो कि इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला अंतः केंद्रीय घनीय एकक सेल यानी बीसीसी, दूसरा फलक केंद्रीय एकक सेल अर्थात एफसीसी और तीसरा अंत्य केंद्रीय घनीय एकक सेल अर्थात ईसीसी। इसमें जालक बिंदुओं की संख्या एवं प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या को याद रखिएगा और दूसरा बीसीसी और एफसीसी का एक उदाहरण याद रखिएगा। बच्चों ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बीसीसी का उदाहरण है सीजियम क्लोराइड और एफसीसी का उदाहरण है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। दोस्तों एकक सेल के घनत्व का सूत्र, घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं। एकक सेल के घनत्व का सूत्र है D बराबर ZM/A³ × N0। D = ZM/A³ N0। यहां पर D तो क्या हो गया? एकक सेल का घनत्व हो गया। Z का मतलब होता है प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या। जैसे अभी हमने पढ़ा SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4 और ECC में 2। तो Z का मतलब क्या हो गया? प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या। M का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। यहां पर A जो सिंबल है वो किसका है? फलक के किनारे की लंबाई या फलक के किनारे की दूरी। और N0 आप जानते ही होंगे किसका सिंबल है? एवोगैड्रो नंबर का, एवोगैड्रो संख्या का मान आपको पता होना चाहिए कितना है? 6.023 × 10⁻23। यदि अपने को इस पर कोई अंकित प्रश्न दिया जाए तो हम क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र कैसे याद करेंगे? Z मीन्स प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या यहाँ लिखेंगे। M मीन्स परमाणु द्रव्यमान उसका। A³ A मीन्स क्या होता है? फलक के किनारे की लंबाई और N0 यानी एवोगैड्रो संख्या। तो क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। एक चीज और मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह यूनिट पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप की है। इसमें एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है समन्वयन संख्या का, याद रखना है। समन्वयन संख्या का तात्पर्य है किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन जितने ऋणायनों की संख्या से जुड़ा हो उसे उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋणायन जितने धनायनों से या कोई धनायन जितने ऋणायनों की संख्या से जुड़ा हो वह उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। इसमें दोस्तों पूछा जाता है इन उदाहरणों के द्वारा इनकी समन्वयन संख्या।
जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6:6। ये जो आगे का 6 लिखा हुआ है यह सोडियम आयन की समन्वय संख्या है और बाद में जो 6 लिखा हुआ है यह क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या है। इसका तात्पर्य ये है कि NaCl में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक क्लोराइड आयन भी आगे 6 सोडियम आयनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह आपको किसकी समन्वय संख्या, सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या भी याद रखना है। सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 8:8 है। इसका मतलब क्या हो गया कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन भी आगे 8 सीजियम आयनों से जुड़ा हुआ है। जिंक सल्फेट, जिंक ब्लेंड भी कहते हैं इसको। जिंक का ये वर्ड्स है, जिंक का एस है जिसे जिंक ब्लेंड कहते हैं, ZnS। इसकी समन्वय संख्या है 4:4। क्या मतलब हो गया इसका बच्चों कि इसमें एक जिंक आयन 4 सल्फाइड आयनों से और प्रत्येक सल्फाइड आयन भी आगे 4 जिंक आयनों से जुड़ा हुआ है। आगे और मैं बताना चाहूंगा कुछ उदाहरण, जैसे Na2O मीन्स सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की समन्वय संख्या है 4:8। 4 किसकी समन्वय संख्या हो गई? सोडियम की, सोडियम आयन की, और 8 किसकी हो गई? ऑक्साइड आयन की। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि Na2O में प्रत्येक सोडियम आयन 4 ऑक्साइड आयनों से जुड़ा है और प्रत्येक ऑक्साइड आयन 8 सोडियम आयनों से जुड़ा है। इसको मैं सरल तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा कि प्रत्येक सोडियम आयन 4 ऑक्साइड आयनों से और प्रत्येक ऑक्साइड आयन आगे 8 सोडियम आयनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं, CaF2। CaF2 का नाम क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड। इसकी समन्वय संख्या आपको याद रखनी है 8:4। 8:4 का मीनिंग समझ गए होंगे आप कि इसमें प्रत्येक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयनों से और प्रत्येक फ्लोराइड आयन आगे 4 कैल्शियम आयनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या हो गई 8:4। तो ये तो हमने समन्वय संख्या के बारे में पढ़ा। इसकी आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए याद रखिएगा NaCl की समन्वय संख्या 6:6, सीजियम क्लोराइड की 8:8, ZnS यानी जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड की समन्वय संख्या 4:4, Na2O की समन्वय संख्या 4:8 और CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड की समन्वय संख्या 8:4 है। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको हल करें और कमेंट बॉक्स में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। में एक प्रश्न नोट कर सकते हैं आप कि इसमें जो Na2O की संरचना है इसको एंटी फ्लोराइड संरचना क्यों कहते हैं? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि Na2O की संरचना को, यहां लिख रहा हूं मैं, Na2O की संरचना को एंटी फ्लोराइड संरचना क्यों कहते हैं? प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों एक चीज और ऑब्जेक्टिव में पूछी जाने योग्य है, एकक सेल में अंतर आयनिक दूरी का मान और अंतर आयनिक त्रिज्या का मान, यानी धन और ऋण आयनों के बीच की दूरी का मान, और त्रिज्या तो आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी? उसकी अंतर आयनिक त्रिज्या आ जाएगी। एकक सेल हमने अभी 3 प्रकार के जो मुख्य है वो पढ़े थे, जिसमें एक था सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल में अंतर आयनिक दूरी का मान होता है a, तो यदि हम इसको आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? a/2। भाई जब परीक्षा में पूछे कि एक क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी का मान a/2 है
तो ये किस प्रकार का है, तो आप लिखेंगे एससीसी प्रकार का है। सरल घनी एकक सेल है ये। सरल घनी एकक सेल में अंतर आयनिक दूरी की वैल्यू a होती है और अंतर आयनिक त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी a/2। दूसरा हमने पढ़ा था बीसीसी। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल, अर्थात अंतर केंद्रीय घनी एकक सेल। इसमें अंतर आयनिक दूरी का मान होता है कितना, √3a/2। √3a/2। इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था हमने। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, सीजियम क्लोराइड। यदि बीसीसी ने पूछे और उसके स्थान पर पूछे कि सीजियम क्लोराइड में अंतर आयनिक दूरी की वैल्यू यानी मान कितना होता है, तो आप लिखेंगे √3a/2। और यदि इसका आधा कर देंगे तो बीसीसी यानी सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतर आयनिक त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, √3a/4। तीसरा एफसीसी, तीसरा यूनिट सेल जो मुख्य था वो कौन सा था, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात फलक केंद्रीय घनी एकक सेल, जिसका उदाहरण हमने क्या दिया था, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें अंतर आयनिक दूरी का मान होता है a/√2, a/2। यदि इसका हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a/2√2। 2√2 का मतलब क्या होता है, a/√8। एक बार परीक्षा में ये पूछा गया था, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि यदि किसी एकक सेल में या क्रिस्टल में अंतर आयनिक त्रिज्या का मान कितना हो, √8, तो वो कौन से प्रकार का क्रिस्टल है, लिखना है एफसीसी प्रकार का क्रिस्टल है। यदि पूछे कि NaCl में अंतर आयनिक त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, a/2√2 या a/√8। दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो कैसा लगा, इसको जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये मेरा वीडियो भेजिए ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।